जो 25% पॉपुलेशन है उसके हाथ में 20% इनकम है। इस तरह से जब आप अपने एक्चुअल डेटा को प्लॉट करते हो और डॉट से डॉट को मिलाते हो एक स्मूथ कर्व के माध्यम से, डॉट से डॉट को मिलाते हो तो ये जो रेखा बनती है इसी को लॉरेंज कर्व कहते हैं। ये लॉरेंज कर्व आपको लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से ठीक नीचे दिखाई देता है। ये है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी और इसके ठीक नीचे आपको ये लॉरेंज कर्व दिखाई देता है। लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी बताता है इनकम का परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि लॉरेंज कर्व बताता है इनइक्वालिटी को, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। आप खुद ही देखिए कि 50% जनसंख्या में 30% इनकम का बंटवारा हुआ है। समझ लो ये तो वही बात हो गई कि 5 लोगों में आपने जैसे एक एग्जांपल के लिए कि अगर आपके पास एक व्यक्ति को 100 रुपए चाहिए, एक व्यक्ति को जीने के लिए 100 रुपए चाहिए, तो आपने 5 लोगों में 300 रुपए बांटे हुए हैं। जब एक व्यक्ति को जीने के लिए 100 रुपए चाहिए तो 5 को 500 चाहिए, तो 5 को चाहिए थे 500, लेकिन तुम दे रहे हो 5 को 300। ये इक्वालिटी है कि 5 को 500 मिलना चाहिए, ये अनइक्वालिटी है कि 5 को तो केवल 300 ही इनकम मिल रही है। यानी लोग जितना उनको जीने के लिए, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जितनी इनकम उसके हाथ में होनी चाहिए उतनी इनकम उसके हाथों में नहीं पहुंच रही है। यही तो इनइक्वालिटी है ना। और ये लॉरेंज कर्व इसी इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है। इस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी में और इस लॉरेंज कर्व में जितना बड़ा गैप उतना ज्यादा अनइक्वालिटी, जितना कम गैप उतनी कम इनइक्वालिटी। और अगर लॉरेंज कर्व बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर सीधी रेखा बन रही है तो वो लॉरेंज कर्व एक परफेक्ट इक्वालिटी, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी को दर्शाती है, जो कि एक आज की डेट में इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही आप समझ लो। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमारी लॉरेंज कर्व की लाइन इस लाइन से परफेक्ट इक्वालिटी से ऊपर चली जाए? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों में 50% लोगों में 70% इनकम बटी है, 60 में 80% इनकम बटी है, यानी कि 5 लोगों को मिलने चाहिए 500, 5 लोगों को मिल रहे हैं 700, लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा जा रहा है। ऐसा तो बहुत रेयरली ही होता है, आप ना के बराबर कह सकते हैं, पर इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जो लॉरेंज कर्व है इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, पर जनरली ये हमेशा इस लाइन के नीचे ही रहता है। जनरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि हर देश में चाहे वो कितना ही विकसित क्यों ना हो, वहां पर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं है ना। और मोर देन इक्वालिटी तो लगभग हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। तो जनरली लॉरेंज कर्व इस परफेक्ट इक्वालिटी के नीचे ही मिलेगा और इस दोनों लाइन के बीच में जितना गैप होगा ये उतनी ज्यादा अनइक्वालिटी को, यानी अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाएगा। जितना कम गैप उतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हर इकोनॉमी चाहती है कि लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी और लॉरेंज कर्व के इस गैप को कम से कम रखा जाए। हर एक इकोनॉमी इसको कम करने का प्रयास करती है, ठीक है। पहले आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इस ग्राफ के माध्यम से आपको लॉरेंज कर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि अब मैं कुछ लिखने वाला हूं ताकि आप इसे भविष्य में भी याद रख सको, क्योंकि भूलेंगे तो है ही हम एक दिन। अगर आपको लॉरेंज कर्व क्या होता है ये समझ में आ रहा है तो हैंड रेज करो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? तो लॉरेंज कर्व को ड्रॉ कैसे किया जाता है? सबसे पहले ध्यान देना है, बिफोर ड्राइंग
the Lorentz curve, a straight line from origin, which is a straight 45-degree line from the origin, which is drawn, which is called as line of perfect इक्वेलिटी। तो लॉरेंज कर्व ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिन से 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमको इक्वेलिटी, परफेक्ट इक्वेलिटी को दर्शाता है। क्या होती है परफेक्ट इक्वेलिटी? दैट इज एवरीवन अर्निंग इक्वली, हर कोई एक जितना कमा रहा, ठीक है ना, सबकी कमाई एक जैसी है। सर लॉरेंज कर्व में बस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आता है और कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो आप। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जगह आप यहाँ पर वेल्थ भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर खर्चे को भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। पर जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया उसने किन दो वेरिएबल्स को यूज किया? उसने पॉपुलेशन और इनकम को यूज किया। हालांकि लॉरेंज कर्व पॉपुलेशन और वेल्थ, पॉपुलेशन और एक्सपेंडिचर, किसी चीज में भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये यूज किया जा सकता है। बिल्कुल अच्छा सवाल था, किसी भी वेरिएबल के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। पर जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया उसने दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया, तो आपको उसके एंगल से ये बात याद रखनी होती है कि भाई एक्स एक्सिस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और ये लॉरेंज कर्व हमको दिखाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। However, the curve can be used with other variables also, ठीक है ना। तो परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब होता है एवरीवन अर्निंग इक्वली, ठीक है, हर कोई बराबर अर्न कर रहा है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई मैं हूं चाहे अंबानी हो, सबकी जेब में एक जितना पैसा है, जो कि रियलिटी नहीं है ना किसी भी इकोनॉमी की। परफेक्ट जैसी तो चीज ही इमेजिनरी होती है। जहां पर ये शब्द जुड़ गया परफेक्ट, समझ लो वो हो गया इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, ठीक है ना। यानी परफेक्ट इक्वालिटी कुछ ऐसी हुई ना, परफेक्ट इक्वालिटी मतलब 10% ऑफ पॉपुलेशन as 10% of population बराबर 10% of income, 20% of population बराबर 20% of income, ठीक है ना। यानी कि 20% income has been distributed amongst 20% of population, 30% income has been distributed amongst 30% of population। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दर्शाता है परफेक्ट इक्वालिटी को। और जब आप इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पर दिखाएंगे तो आपको
45 डिग्री के एंगल पर एक सीधी रेखा दिखाई देगी। इस सीधी रेखा को लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी कहते हैं। तो लॉरेंज कर्व को ड्रॉ करने से पहले हमको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तभी हमको लॉरेंज कर्व में डिस्पर्जन, डेविएशन नजर आएगा, है ना। दूसरी चीज, टू ड्रॉ द लॉरेंज कर्व we plot the actual data and join the points smoothly. मतलब कि आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आपका एक्चुअल डेटा है इकोनॉमी का, उसको प्लॉट करो। जैसे मेरे भारत की इकोनॉमी का एक्चुअल डेटा ये है कि 10% पॉपुलेशन जो है उसके पास 15% पॉपुलेशन जो है उसके पास 10% इनकम है, 35% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम है। ये मेरा एक्चुअल डेटा है, यानी कि जाहिर सी बात है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ है। तो आप अपने एक्चुअल डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करो और डॉट से डॉट को स्मूथली मिला दो। स्मूथली का मतलब होता है कि सीधी सीधी रेखा नहीं खींचनी है। जैसे ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, तो सीधी रेखा खींचूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कर्व देखने में ना। इसीलिए आप डॉट से डॉट को जब मिलाओ ऐसे स्मूथ सी लाइन खींच तो कर्व थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, दिस कर्व यानी कि लॉरेंज कर्व जेनरली, मैं बोल रहा हूं जेनरली, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका लॉरेंज कर्व 45 डिग्री के एंगल पर भी हो सकता है, 45 डिग्री से बड़ा कोण भी बना सकता है, लेकिन वो तो लगभग नामुमकिन जैसा है, क्योंकि 45 डिग्री का ही एंगल लेना मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाना, जो कि किसी भी इकोनॉमी में रेयरली देखा जाता है। और 45 डिग्री से बड़ा एंगल लेना मतलब कि लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के ऊपर चले जाना। 45 डिग्री से बड़ा एंगल मतलब इससे ऊपर चला गया ना वो, यानी कि लोगों के पास इनकम जितनी इक्वालिटी से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे मान लो किसी को 100 रुपए चाहिए तो उसके हाथ में 150 रुपए आ रहे हैं। जनरली जो ये कर्व होता है लाइज बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, उसके नीचे ही ये लाइन, ये जो कर्व है वो फॉल करता है। ग्रेटर द गैप between the Lorentz curve and the line of equality, यानी कि लॉरेंज कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी में जितना ज्यादा गैप होगा, ग्रेटर द इनइक्वालिटी, यानी ये उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी को दर्शाएगा, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाएगा। यानी जितना ज्यादा गैप उतना खराब, उतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 60% इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आपकी इकोनॉमी की 60% इनकम कितने परसेंट पॉपुलेशन में बटी है? अमंगस्ट 80% पॉपुलेशन। यानी कि मेरी इकोनॉमी की 60% इनकम 80% लोगों में बटी है। यानी कि मेरी इकोनॉमी में 20% ऐसे लोग हैं, ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास इकोनॉमी की 40% इनकम
कंसंट्रेटेड है, यानी वो मेरी इकोनॉमी की इनकम का 40% केवल 20% कब्जा किए हुए है, बाकी 80% लोगों पर केवल 60% इनकम ही पहुंच पा रही। तो ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये गैप और बड़ा हो जाएगा अगर अगर लॉरेंज कर्व और जो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है उसके बीच में और गैप होगा, तो यहां पर भी आपको और बड़ा गैप दिखने को मिलेगा। जैसे 60% इनकम जो है वो 90% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो गैप बढ़ गया ना। गैप बढ़ने का मतलब है कि ये जो लॉरेंज कर्व है ये और नीचे आ गया होगा। जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी, जितना कम गैप उतनी कम इनइक्वालिटी, ठीक है ना। यही है बस आपका लॉरेंज कर्व का कॉन्सेप्ट। क्या लॉरेंज कर्व क्लियर है? ये लॉरेंज कर्व। अगर लॉरेंज कर्व क्लियर है तो हैंड रेज करो, फिर मैं बात करता हूँ जिनी कोफिशिएंट की। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि लॉरेंज कर्व से ही रिलेटेड है जिनी कोफिशिएंट। क्या है जिनी कोफिशिएंट? पहले तो जिनी कोफिशिएंट जो है वो लॉरेंज कर्व से रिलेटेड है। लॉरेंज कर्व shows इनइक्वालिटी। लॉरेंज कर्व क्या दिखाता है? इनइक्वालिटी को दिखाता है कि कैसे इनकम का बंटवारा पॉपुलेशन में, किसी भी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है उसमें हुआ है ग्राफिकली। यानी इस चीज को लॉरेंज कर्व ग्राफिकली एक्सप्रेस करता है। एंड जिनी कोफिशिएंट जो है इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इट। यानी जिस इनइक्वालिटी को लॉरेंज कर्व ग्राफिकली एक्सप्रेस करता है उसी इनइक्वालिटी को जिनी कोफिशिएंट क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस करता है। यानी लॉरेंज कर्व जिसे ग्राफिकली दिखा रहा है, जिनी कोफिशिएंट उसी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करके दिखा रहा है। वो उसको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि कोफिशिएंट तो हमें पता ही है कि भाई 1 से छोटा ही होता है। तो अगर मान लो मैं कहूं कि भाई जो जिनी कोफिशिएंट है वो आ रहा है 0.3, तो ये एक क्वांटिटेटिव फिगर है ना। ये जितनी ज्यादा बड़ी उतना इनइक्वालिटी, ये जितनी कम होगी उतनी कम इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो जिनी कोफिशिएंट लॉरेंज कर्व जो ग्राफिकली दिखा रहा है वो इसी को क्वांटिटेटिव वे में दिखा रहा है। बस यही फर्क है लॉरेंज कर्व और जिनी कोफिशिएंट में। इट मेजर, हालांकि आपको कभी जिनी कोफिशिएंट मेजर करने के लिए आएगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा मैथमेटिकल सा कॉन्सेप्ट हो गया। उसमें आपको फॉर्मूला अभी बताऊंगा, समझ खुद ही समझ जाओगे। इट मेजर द एक्सटेंट, एक्सटेंट बोलो या बोलो डिग्री ऑफ डेविएशन of the Lorentz curve from the line of perfect equality। मतलब ये जो आपका लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है और ये जो आपका जिनी कोफिशिएंट है, सॉरी लॉरेंज कर्व है,
इस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी और लॉरेंज कर्व के बीच में कितना डेविएशन है, कितना डेविएशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये डेविएशन ज्यादा होगा तो ज्यादा इनइक्वालिटी है, अगर ये डेविएशन कम होगा तो कम इनइक्वालिटी है, लेकिन कितना डेविएशन है, एग्जैक्ट फिगर क्या है, नंबर क्या है, तो भाई ये चीज तो लॉरेंज कर्व नहीं बता पाएगी। लॉरेंज कर्व तो बस आपको एक कर्व बताता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एज द नेम सजेस्ट कि भाई ये कर्व है, या आपको दिखाता है कि देखो मेरी इकोनॉमी में ये अगर लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है तो ये है मेरी इकोनॉमी का एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेरी इकोनॉमी में अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, ठीक है ना। इसी के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को कि इसके बीच में कितना डेविएशन है, इसी को जिनी कोफिशिएंट मेजर करता है, ठीक है। आदित्य ने कुछ क्वेश्चन भेजा, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, एडीओ वाले एग्जाम में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रिप्रेजेंट inequality of income distribution, it cannot rise above the line of perfect equality. हाँ, both are correct है। तो ये डिग्री को मेजर करता है, डिग्री मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट उसका करता है। आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं जिनी कोफिशिएंट का, तो जिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंज कर्व डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। देखो, टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ये है मेरी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, और इसके नीचे का जो टोटल एरिया है वो तो हमेशा 45 डिग्री ही रहेगा, यस और नो। टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी हमेशा 45 डिग्री रहेगा, यानी जिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करते समय जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा ऑलवेज 45 डिग्री होता है। अब आप मुझे बताओ कि जो एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड जिनी कोफिशिएंट है, क्या ये हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं, ये 20 डिग्री भी हो सकता है, ये एरिया 10 डिग्री भी हो सकता है, ये एरिया 5 डिग्री भी हो सकता है। जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा इनइक्वालिटी, पर ये कुछ भी हो सकता है। जितना भी होगा आप उसे यहाँ लिखेंगे, और इस तरह से जिनी कोफिशिएंट को एक क्वांटिटेटिव फिगर मिलेगी जो हमें बताएगा कि भाई परफेक्ट इक्वालिटी और लॉरेंज कर्व में कितना डेविएशन। हालांकि इस तरह का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है। जिनी कोफिशिएंट तो आपको किताब में बहुत कम देखने को मिलता है, लॉरेंज कर्व तो फिर भी किताबों में दिख जाएगा डिस्पर्जन वाले चैप्टर। अगर आपको जिनी कोफिशिएंट क्लियर है, लॉरेंज कर्व क्लियर है तो हैंड रेज करो, इसमें बस इतना ही बताना था। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपका डिस्पर्जन वाला चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हमें आना है केवल कोरिलेशन वाले टॉपिक पर। अब मुझे ये बताओ, कोरिलेशन वाला टॉपिक मैं शुरू तो कर दूं, किस किसने वो दो वीडियोस देख लिए? सबने देख ली होंगी अब तक तो, क्योंकि वो वीडियो वाले पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड वे में पढ़ाने वाला हूँ, हमारा समय बचेगा।
अच्छा, ये भी मुझे पूछ लेना चाहिए, क्या उसमें कुछ ऐसा है उस उन 2 वीडियोज़ में जो आपको मुझसे पूछना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आया, ये पूछ लेते हैं? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताओ, हालाँकि उसमें बेसिकली थ्योरेटिकल बातें ही की गई थी और फ़ॉर्मूला डिस्कस किया था, कार्लसन वाला, ठीक है? आसान सा है,